हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग हेनरी के नियम के अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन किया था, ठीक है। और साथ में हम लोग किसी गैस की द्रव्य में विलयता को ताप किस प्रकार से प्रभावित करता है बात किए थे, ठीक है। और साथ में हम लोग ये भी देखे थे कि ठंडे जल में जलीय जीव जंतु यानी मछली ठंडा जल में रहना पसंद करती है, गर्म जल में नहीं, क्योंकि ठंडा जल में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। उसके बाद आज का जो मेरा टॉपिक है वो है द्रव्य विलयनों के वाष्पदाब। द्रव्य विलयनों के वाष्पदाब, मेरी बात समझ में आ गया। द्रव्य विलयनों के वाष्पदाब, इसको इंग्लिश में बोलेंगे, आपको बता दूँ, इंग्लिश में इसको बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड लिखा हुआ है, ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या कीजिए कि इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, टॉपिक नेम लिख लीजिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है मेरा यही टॉपिक है, ठीक है। आज इसी के बारे में हम लोग डील करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसको अब लिख चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम लोग को बेसिकली एक ऐसा विलयन बनाना है जिसमें कि आपका विलेय भी क्या हो, द्रव्य हो, एवं विलायक भी आपका क्या हो, द्रव्य हो। यानी कि इसमें विलेय और विलायक दोनों ही द्रव्य हो, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। ये इसमें क्या होगा, दोनों क्या होगा, द्रव्य होगा, विलेय एवं विलायक दोनों ही द्रव्य होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि दो लिक्विड लेते हैं, ठीक है। प्रथम लिक्विड को हम मान लेते हैं लिक्विड ए और दूसरे लिक्विड को मान लेते हैं लिक्विड बी, ठीक है। और आप ये भी जानते होंगे कि लिक्विड जो होता है वो कैसा होता है बाबू, वो वाष्पशील होता है, वो वाष्प में परिवर्तन करने योग्य होता है। किसी भी ताप पर लिक्विड क्या करते रहता है, वाष्प में परिवर्तित होते रहता है। मेरी बात समझ में आ गया। तो टॉपिक नेम लिख दिए, लिख देने के बाद हम एरो दे करके इस चीज़ को लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हम लोग क्या लिए हैं, यहाँ पर दो वाष्पशील द्रव्य लिए हैं, जिसका नाम क्रमशः क्या है, एक रखे हैं और दूसरे का नाम क्या है, बी रखे हैं। पहले का नाम ए और दूसरे का नाम क्या रखे हैं, बी। तो इस बर्तन में आपका लिक्विड कौन सा है, ए, और इस बर्तन में आपका लिक्विड कौन सा है, बी, ठीक है। अब ये जो लिक्विड है जाहिर सी बात है ये वाष्प में परिवर्तित होगा, क्योंकि आप लोग क्लास 9th 10th में ही पढ़े हैं कि कोई भी द्रव्य किसी भी ताप पर क्या होता है, वो वाष्पशील होता है। और ये वाष्प में जब चेंज करेगा तो यहाँ से देख रहे हैं, आपको साफ साफ यहाँ दिखाई भी दे रहा है कि क्या हो रहा है कि वाष्प में धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। तो वाष्प के कारण इस ढक्कनवा पर क्या होगा, इस ढक्कनवा पर प्रेशर लगेगा। तो यहाँ पर एक प्रेशर यहाँ पर लगेगा, जो प्रेशर होगा वो शुद्ध लिक्विड ए के कारण लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर कितना लगेगा, पी ए लिख देते हैं, पी ए। और चूँकि शुद्ध है तो यहाँ पर क्या लगा दे, टीका लगा दी, यानी कि पी नॉट ए। क्या लिखा हुआ है बाबू, पी नॉट ए। तो यहाँ पर उसी तरह क्या लगेगा, यहाँ भी शुद्ध लिक्विड है तो यहाँ पर क्या लगेगा आपका, पी नॉट बी। यहाँ पर क्या लगेगा, पी नॉट बी। यहाँ पर शुद्ध प्रेशर पी नॉट बी लगेगा। मेरी बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए जल्दी। आशा करता हूँ कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोग एरो दे करके नीचे लिखेंगे कि अवयव ए के शुद्ध वाष्पदाब पी नॉट ए है और अवयव बी के कारण क्या है, पी नॉट बी है, ठीक है। तो एरो दे करके लिखते हैं, लिखें, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लिखा भी है यहाँ पर कि अगर शुद्ध द्रव्य है, सिर्फ शुद्ध द्रव्य है, तो शुद्ध द्रव्य ए के कारण वाष्पदाब जो होगा वो क्या होगा, पी नॉट ए, और शुद्ध द्रव्य बी के कारण जो वाष्पदाब होगा वो क्या होगा, पी नॉट बी होगा। मेरी बात समझ में आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि द्रव्य ए और द्रव्य बी दोनों को मिलाकर हम एक विलयन बनाते हैं और उस विलयन का वाष्पदाब हम लोग ज्ञात करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक का जो नेम है वो यही है, द्रव्य विलयनों का वाष्पदाब। मेरी बात समझ में आ गया। यानी कि अब इन दोनों ही द्रव्य ए तथा बी को मिलाकर एक विलयन बनाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब दोनों द्रव्यों को मिलाते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, नोट कर लिए, अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए। वीडियो को रोक करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है।
ठीक है, तो यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हैं कि लिक्विड ए हो गया आपका, और ये लिक्विड कौन सा हो गया, बी। लिक्विड ए के कारण जो आपका वेपर प्रेशर होगा वो शुद्ध वेपर प्रेशर कितना है, पी नॉट ए, और बी के कारण, शुद्ध बी के कारण कितना है, पी नॉट बी। देखो यहाँ पर जो शून्य लगा है ना, शून्यवा शून्यवा शून्यवा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, और ये पहचान है कि वो शुद्ध है, वो कैसा पदार्थ है, शुद्ध है। अगर कपार पर अगर टीका लगा हुआ है, देखो यहाँ पर टीका लगा हुआ है, ठीक है, टीका लगा हुआ है ना, समझिए कि वो शुद्ध आदमी है। मेरी बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब क्या करते हैं, इन दोनों ही द्रव्य को क्या करते हैं, इस बड़े बर्तन में, ये जो बड़ा वाला बर्तन है, ये जो दिखाई दे रहा है, इस बड़े बर्तन में क्या कर दिए हम लोग, डाल दिए। देखिए डाल दे रहे हैं, दोनों को क्या कर दिए, डाल दिए। और यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका जो ये एक विलियन हो गया, क्या हो गया बाबू, ये विलियन हो गया। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गया। और कैसा विलियन होगा, द्रव्य विलियन हुआ, द्रव्य विलियन, क्योंकि टॉपिक का नाम ही है द्रव्य विलियनों का वाष्प दाब। तो ये भी आपका द्रव्य और ये भी आपका द्रव्य, तो ये कैसा विलियन हुआ, द्रव्य विलियन। और इसी का हम लोग को क्या निकालना है, वाष्प दाब निकालना है। याद कीजिए, टॉपिक का नाम था द्रव्य विलियनों का वाष्प दाब। तो चलिए शुरू करते हैं कि अब इस विलियन का कितना वाष्प दाब होगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब इसका वाष्प दाब क्या होगा हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर मान लीजिए हम क्या लगा दें, ढक्कन लगा दिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी अब यहाँ पर ढक्कन लगाएंगे तो यह क्या होगा, धीरे धीरे अब ये चूँकि द्रव्य विलियन, तो यही धीरे धीरे क्या होने का, वाष्प बनेगा। देखो वाष्प बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। ठीक है, तो ये जो प्रेशर होगा, यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, पी टोटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, पी टोटल। और पी टोटल जो होगा वो पी ए प्लस पी बी के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि यहाँ पर हम लिख दिए हैं पी टोटल बराबर क्या, पी ए प्लस पी बी। अब कहोगे सारे पटे पर टिकवा काहे नहीं लगाए हैं, तो टीका लगा देंगे तो शुद्ध हो जाएगा। अब आप बताइए कि जब दोनों को मिला दिए, यहाँ पर ए और बी जब दोनों आ गया, यहाँ पर ए प्लस बी ना आ गया। ठीक है, तो ए प्लस बी दोनों आ गया, तो अब यहाँ पर शुद्ध रहा, नहीं रहा, तो यहाँ पर टीका लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए, और क्या हो जाएगा, सॉरी पी नॉट नहीं लगाएंगे, पी ए प्लस क्या लिखेंगे, पी बी। मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है, तो आ गया, तो इसको आप लोग नोट कीजिए, वीडियो को रोक करके नोट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या हम लोग कि पी टोटल इक्वल टू क्या हो गया, पी ए प्लस पी बी। बहुत लोग यहाँ दिमाग लगा रहे हैं कि सर यहाँ पर नॉट काहे नहीं लगाए, यहाँ पर नॉट, तो यहाँ पर नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि पहले शुद्ध था। देखो यहाँ पर ए था, तो अब यहाँ पर नॉट लगा है क्योंकि अकेला है, ए है सिर्फ, इसमें क्या है, ए द्रव्य था। ठीक है, यहाँ पर भी पी नॉट, यहाँ पर भी ऊपर कपार पर टीका लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर बी क्या है, सिर्फ शुद्ध है। लेकिन यहाँ पर ए और बी दोनों मिल गया, तो यहाँ पर अब शुद्ध नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो प्रेशर जो पी टोटल जो होगा यहाँ पर वो द्रव्य ए के कारण भी होगा और द्रव्य बी के कारण भी होगा। ठीक है, और चूँकि दोनों मिल चुका है इसलिए यहाँ पर हम लोग टीका नहीं लगाए हैं क्योंकि अब ये शुद्ध नहीं रहा, इसलिए पी टोटल बराबर क्या हो गया, पी ए प्लस पी बी। मेरी बात समझ में आ गया, नोट कर लिए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं, अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े हुए थे। ठीक है, यहाँ पर विलियन का जो कुल दाब होगा वो पी ए प्लस क्या होगा, पी बी होगा। अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे थे। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कि पी ए क्या है। तो पी ए क्या है, विलियन में देखो पी ए क्या हो गया, विलियन में जो अवयव जो द्रव्य ए है, द्रव्य जो ए है, यहाँ पर ऊर्जा चेंज कर देते हैं, विलियन में जो द्रव्य ए है उसके कारण क्या है, आंशिक वाष्प दाब है। और पी बी की अगर बात करते हैं तो विलियन में अब शुद्ध नहीं रहा वो, अब विलियन में की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो विलियन में द्रव्य बी के कारण क्या है, आंशिक वाष्प दाब है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गया? तो एक काम कीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, वीडियो रोकिए और नोट कीजिए। नोट कर लिए? ठीक है, तो आगे बढ़े। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिटाते हैं इसको। अब क्या करते हैं कि उस विलियन को यहाँ पर लेते हैं, जिसमें आपका ए भी है और साथ में क्या है, बी भी है ना। ठीक है, तो अच्छा एक मिनट, जब ये विलियन बन गया, ए भी है और बी भी है, तो अब जब ए का भी कुछ मूल संख्या होगा, मूल अंश होगा, तो क्या होगा, एक्स, और विलियन में बी का भी कुछ मूल अंश होगा, क्या होगा, एक्स भी होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है।
ठीक है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग क्या कर रही है कि यहाँ पर दो द्रव्यों द्वारा एक बना हुआ विलयन है, एक अवयव ए है और दूसरा क्या है बी है। तो ये विलयन है, तो विलयन में अवयव ए के जो मूल अंश होंगे क्या होंगे, एक्स से होंगे, अवयव बी के कितना होंगे, एक्स भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा भी है कि विलयन में द्रव्य ए का जो मूल अंश है वो कितना है, एक्स से, और बी द्रव्य बी का जो मूल अंश है क्या, वो क्या है, एक्स भी है। मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि अवयव ए के द्वारा आखिर पी टोटल आया, यहाँ पी टोटल जो प्रेशर है वो अवयव ए के द्वारा कितना प्रेशर होगा और अवयव बी के द्वारा कितना प्रेशर होगा, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यानी पी टोटल जो आया है, पी टोटल जो है प्रेशर जो टोटल है उसकी साझेदारी क्या है, उसमें क्या साझेदारी है अवयव ए के वाष्प दाब का और अवयव बी के वाष्प दाब का। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मेरी बात समझ में आ गया कि अवयव ए के द्वारा कितना प्रेशर होगा और अवयव बी के द्वारा कितना प्रेशर होगा। मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है, तो इसके बीच यानी कि अवयव ए के आंशिक दाब, अवयव ए के आंशिक दाब या द्रव्य ए तथा द्रव्य बी के आंशिक दाब तथा उसके विलयन में मूल अंश के बीच संबंध के बारे में हमारे एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने अपना एक नियम दिया था। ठीक है, आइए देखते हैं कि राउल्ट का नियम क्या था। ठीक है, राउल्ट ने ही बताया था कि अब विलयन में दो द्रव्यों के विलयन में एक अवयव के द्वारा वाष्प दाब कितना होगा। ठीक है, आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हीटिंग देंगे राउल्ट का नियम। ठीक है, तो राउल्ट के नियम को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए राउल्ट साहब ने क्या कहा था। राउल्ट साहब एक तरह से देखा जाए तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कहे थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग को देखने वाली बात है। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि दो वाष्पशील द्रव्य हैं, ठीक है, अभी हम लोग दो ही वाष्पशील द्रव्य की अध्ययन कर रहे हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ वाष्पशील द्रव्यों के द्वारा बनाए गए विलयन में अगर प्रत्येक अवयव के द्वारा जो वाष्प दाब लगेगा वो उसका मान कितना होगा, तो राउल्ट साहब ने इसके बारे में बहुत इसी तरह से हमको समझाया है। ठीक है, कि अगर वाष्पशील द्रव्यों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान देंगे। वाष्पशील द्रव्यों के विलयन में प्रत्येक अवयव का जो आंशिक दाब होगा उस विलयन में उस अवयव के मूल अंश की क्या होगा, समानुपाती होगा। जैसे कि यहाँ पर दो ही अवयवी द्रव्य थे, एक था आपका ए और दूसरा था बी। ठीक है, तो ए के कारण जो वाष्प दाब होगा, आंशिक वाष्प दाब, वो उस विलयन में उपस्थित मूल अंश के समानुपाती होगा। यानी पी ए समानुपाती क्या होगा, एक्स से, और बी के कारण क्या हो जाएगा बाबू, पी बी समानुपाती एक्स बी। मेरी बात समझ में आ गया? तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग आगे नोट कर लिए होंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर अभी देखिए आप कि पी ए समानुपाती क्या हो गया, एक्स ए। ठीक है, और यहाँ पर बगल में मैं लिख देता हूँ पी बी समानुपाती क्या हो गया, एक्स बी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, पी ए समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो बराबर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लेंगे। ठीक है, कांस्टेंट ले लेते हैं। ठीक है, कांस्टेंट वो होगा आपका पी नॉट ए एक्स ए। मेरी बात समझ में आ गया? तो पी ए बराबर क्या हो गया, पी नॉट ए एक्स बी, एक्स ए, पी नॉट ए एक्स ए। और पी बी की बात करें तो पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी। मेरी बात समझ में आ गया? अब पी नॉट ए क्या है तथा पी नॉट बी क्या है आप अच्छी तरह से जानते हो। पी नॉट ए शुद्ध, पी नॉट ए, ये जो पी नॉट ए लिखा हुआ है ये शुद्ध अवयव ए का वाष्प दाब है, और पी नॉट बी शुद्ध अवयव बी का वाष्प दाब है। हम लोग कुछ देर पहले अपने कॉपी में लिख चुके हैं, पीछे जाकर आप देख सकते हैं, इस पर टीका लगा हुआ है। और टीका लगा हुआ है तो मैंने पहले ही बताया था कि वो शुद्ध की पहचान होती है। मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है, तो कहो अगर आ गया हो तो आगे बढ़ता हूँ, बढ़े? ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पी ए भी निकाल चुके हैं और पी बी भी निकाल चुके हैं। ठीक है, तो आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। इसको इक्वेशन मान लीजिएगा 1 और इसको ये बगल वाले को नीचे लिखिएगा और इसको इक्वेशन मान लीजिएगा क्या, 2। ठीक है, जल्दी से नोट करो।
ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि विलियन का कुल दाब निकालते हैं। विलियन का कुल दाब जिसको हम लोग पी टोटल माने थे, और पी टोटल इक्वल टू हम लोग याद कीजिए, हम देखे थे पी टोटल इक्वल टू क्या, पी ए प्लस पी बी। अब एक काम करते हैं, अब हम लोग राउट के नियम से ए का भी वैल्यू निकाल चुके हैं और बी का भी वैल्यू निकाल चुके हैं, तो बारी बारी से दोनों का वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ पी टोटल इक्वल टू पी ए इक्वल टू याद करो आया था पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। मेरी बात समझ में आया, मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? तो पी टोटल इक्वल टू क्या हो गया, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो यही हुआ द्रव्य द्रव्य विलयनों के वाष्प दाब। मेरी बात समझ में आ गई? आशा करता हूँ कि आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा, द्रव्य द्रव्य विलयनों के वाष्प दाब के बारे में कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ूँ? ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि पी टोटल इक्वल टू अभी कुछ देर पहले निकाले थे पी नॉट ए एक्स ए, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्या होगा एक्स ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा पी नॉट बी एक्स बी। मेरी बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? यहाँ पर देखिए थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी क्या होगा एक्स बी। ठीक है, ए की जगह क्या लिखा गया था, बी लिखा गया था। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि एक विलयन में सभी अवयवों के मूल अंश का ये कितना होता है, योग एक होता है। मूल अंश का योग हमेशा कितना होता है, एक होता है। एक विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मूल अंश का योग एक होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक्स बी इक्वल टू क्या लिख देंगे, 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं, एक्स ए को उधर भेज दिए तो। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स बी की जगह यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एक्स ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी। मेरी बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि यहाँ पर रुक जाइए 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर पी टोटल इक्वल टू क्या हो गया, पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी। यहाँ पर क्या हो गया, पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी इंटू क्या हो गया, पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, तो यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद क्या हो जाएगा, पी टोटल इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू क्या हो जाएगा, एक्स बी। तो इस समीकरण की मदद से हम लोग दो तीन रिजल्ट ज्ञात कर सकते हैं, परिमाण, या हम लोग कह सकते हैं कि परिमाण ज्ञात कर सकते हैं या परिणाम निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है, तो वो कौन कौन से परिणाम है उसको हम लोग लिखेंगे। तो पहले एक काम कीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, जहाँ हम सुधार किए हैं ब्लू पेन से वो आप लोग सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, कर लीजिए। तो चलिए, तो यहाँ से हम लोग कौन कौन सा परिणाम निकाले, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कौन कौन। पहला परिणाम तो ये निकाल सकते हैं कि किसी विलयन का कुल वाष्प दाब। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, किसी विलयन का कुल वाष्प दाब जो होगा उसे हम लोग उसको किसी अवयव के मूल अंश से संबंधित किया जा सकता है। मेरी बात समझ में आ गया? यानी किसी एक मतलब विलयन के कुल वाष्प दाब को किसी एक अवयव के मूल अंश के द्वारा संबंधित किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग कुछ देर पहले समीकरण में देखे थे कि पी टोटल एक्स बी पर डिपेंड कर रहा था। आप लोग चाहे तो देख सकते हैं कॉपी में जो लिखे होंगे, पी टोटल किस पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एक अवयव के मूल अंश पर डिपेंड कर रहा है। वही बात यहाँ पर लिखा गया है कि किसी विलयन का कुल वाष्प दाब उसके किसी अवयव के मूल अंश से क्या किया जाता है, संबंधित किया जा सकता है। मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है, तो आगे बढ़ता हूँ। पॉइंट नंबर 2। ठीक है, तो दूसरा आप लोग देख रहे हैं कि किसी विलयन का वाष्प दाब अवयव 2, यानी अभी हम लोग कुछ देखे थे अवयव 2, यानी कि हम लोग अवयव नहीं बल्कि बी उसको माने थे, 2 की जगह क्या माने हुए हैं, बी माने हैं। ठीक है, यानी दूसरे अवयव बी के मूल अंश के साथ क्या होता है, रेखीय रूप से क्या होता है, परिवर्तित होता है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 भी नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग पॉइंट नंबर 3 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो तीसरा आपका ये है, तीसरा बात हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर शुद्ध अवयव ए तथा बी के वाष्प दाब पर निर्भर रहते हुए भी विलयन का जो कुल वाष्प दाब है वो किस पर डिपेंड करता है, अवयव ए तथा अवयव बी के शुद्ध वाष्प दाब पर डिपेंड कर रहा था। हम लोग देखे भी थे कि पी टोटल इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए यानी शुद्ध अवयव ए का वाष्प दाब प्लस पी नॉट बी एक्स बी, यानी वहाँ पर भी क्या था, शुद्ध अवयव बी का वाष्प दाब था। तो यही कह रहा है कि शुद्ध अवयव ए तथा बी के वाष्प दाब पर निर्भर रहते हुए विलयन का कुल वाष्प दाब अवयव ए के मूल अंश के बढ़ने के साथ
कम या फिर क्या होता है, अधिक होता है। मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल ये नहीं बल्कि अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। और तब तक के लिए आप लोग इसको रिवीजन कीजिए और इसको आगे पढ़ाई जारी रखिएगा, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखिएगा, ठीक है, रिवीजन करते रहिए। पिछले क्लास में जो भी पढ़ाई हुआ था उसको रिवीजन कीजिएगा, तभी आगे आपको समझ में आएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप मैसेज या फिर टेलीग्राम पर भी लिख करके सेंड कर दीजिए कि सर हमको इस पॉइंट पर इस वीडियो में इतने मिनट इतने सेकंड पर हमको सर ये क्या बात बोले हैं हमको समझ में नहीं आया है, आपको वहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को इस वीडियो को देखने के लिए, ठीक है, तो बाय।